हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये होने वाली है ईवीएस की। ठीक है, ईवीएस में आपका जो सिलेबस है पीआरटी का वो आता है 20 मार्क्स का। 150 में से 20 मार्क्स की आपकी ईवीएस रहती है पीआरटी में और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम इस 20 मार्क्स में से 18 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर हम तैयारी जो है अपनी अच्छे से करें। ईवीएस का सिलेबस डिफाइंड है केवीएस की तरफ से, जिसमें कि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एक टॉपिक है आपका। और मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री से इकलौता टॉपिक जो है वो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट ही है। सिंपल। ठीक है जी, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपका ईवीएस का जो है या एनवायरमेंटल साइंस, इसका केवीएस पीआरटी का ये सिलेबस है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, ये एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी पे बात करनी है और आगे आने वाले टाइम में हम लोग जो हैं इसी पे एक सीरीज चलाएंगे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट पे। आज जैसे कि 20 क्वेश्चंस हैं, तो भाई 20 क्वेश्चंस में से देखना कि आपको अपने इतिहास के, आपकी हिस्ट्री के बारे में, जो आपका नेशनल फ्रीडम मूवमेंट चला था उसके बारे में कितना पता है और कितने आपके 20 में से मार्क्स आते हैं। तो देते रहना 1 का आंसर क्या है, 2 का क्या है। और जिसको नहीं पता है भैया, हमेशा कहता हूँ अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो, तो आपका ईवीएस का भी अपना कवर होता रहेगा। सारा क्वेश्चंस में ही कवर कर लेंगे, क्योंकि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो हमारा चला था वो हमारा आई थिंक 1870 से 1947 तक रहा था, जिसमें कि मोस्टली फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो बनने नहीं है, सारे फैक्ट्स रिलेटेड ही होंगे। ये किसने किया था, ये कब हुआ था, वो कब हुआ था। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट 1870 से 1947 तक। इस तरीके से एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे साथ साथ, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कंटेंट देता हूँ और बताता हूँ कि एनसीईआरटी से यहाँ का चैप्टर है, तो भाई इस तरीके से चाहे कोई पेड चैनल भी होगा शायद वो भी आपको नहीं देता होगा। ठीक है ना। तो इस जोरावर क्लासेस की यही खास बात है कि ऑथेंटिक कंटेंट आपको दिया जाता है। और यहीं से जो 20 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इसी चैप्टर से बनाए हैं। आगे भी आने वाली जो सीरीज चलेगी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को लेके, वो इसी चैप्टर से रहेगी। और ये चैप्टर आपको क्लास 8 में मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी की, क्लास 8 में जाके पढ़ सकते हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 19 पेज का चैप्टर है, तो अगर आप चाहते हैं वहां से पढ़ सकते हैं और साथ साथ में फिर यहाँ पे आके आप आंसर कर सकते हैं हमारे सारे क्वेश्चन को। ठीक है ना, आगे जो सीरीज चलेगी, तो इट इज अप टू यू। ठीक है, तो 11 चैप्टर है आपका क्लास 8 में हिस्ट्री की बुक में। देखिए अगर मैं दिखाऊं आपको, काफी बड़ा चैप्टर है ये नीचे 19-20 पेज का है, जिसमें सारी चीजें बताई हैं। और तो इससे क्या होता है ना, ऑथेंटिक कंटेंट जो है आपको मिल रहा है और साथ साथ में सब कुछ पता लगता जा रहा है कि हाँ भाई ये ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है। तो एनसीईआरटी की बुक से हम लोग करने वाले हैं। चलिए वापस आते हैं क्या अपने क्वेश्चन पे। ठीक है जी, तो अगर आप हमारे साथ हमारी केवीएस प्रिपरेशन में जुड़ना चाहते हैं और आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, तो मैं एक नंबर बता देता हूँ, 8638008832। आप सिंपल सा इस नंबर पे मुझे अपना नाम लिख के भेज दें, ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूँ और आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ सके। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ज़रूर जो है ज्वाइन कर ले, उसे भी, टेलीग्राम चैनल को भी, क्योंकि वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। और मैं तो अपने जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं द जोरावर क्लासेस पे बहुत टाइम से, 1.5-2 महीने से जो हमारी तैयारी चल रही है, तो उन सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्हाट्सएप पे आपका लिंक आपको नहीं आता है, वो आपकी कुछ सेटिंग ऐसी होती है ब्रॉडकास्ट की कि आपको नहीं जाता है, लेकिन टेलीग्राम पे आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी, चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। मराठी न्यूज़पेपर केसरी वॉज एडिटेड बाय, मराठी अखबार केसरी का संपादन किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है चित्तरंजन दास और डी है सरोजनी नायडू। तो आंसर क्या होगा इसका, वो ऐसे ही लिखना है कि 1 का ए है, 1 का बी है, 1 का सी है, 1 का डी है। सिंपल आंसर नहीं लिखना है, ऐसे मत लिखना है ABCD, पता नहीं चलता कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिंपल सा यही आंसर लिखना है कि 1 का क्या है, मतलब आंसर क्या है 1 का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इनका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने जो है आपका केसरी अखबार मराठी लैंग्वेज में स्टार्ट किया था। और आज के टाइम पे अगर एट प्रेजेंट की बात करूं, तो इनके पोते जो हैं दीपक तिलक, वो इस अखबार को संभाल रहे हैं, वो देख रहे हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो इनके जो ग्रैंड सन है, पोते जो हैं, वो इस अखबार को चला रहे हैं। और ये स्टार्ट किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और उनका पूरा नाम क्या है, अगर मैं पूछूं बाल गंगाधर तिलक का पूरा नाम क्या है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये सारी चीजें नोट्स में ऐड करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बाल गंगाधर तिलक का पूरा नाम क्या है, या लोकमान्य की उपाधि किसे मिली बाल गंगाधर तिलक। तो किसी भी तरीके से कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद चित्तरंजन दास? चित्तरंजन दास का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ था? क्विट इंडिया मूवमेंट,
द सोल्ट मार्च, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या नन ऑफ द अबव? भारत छोड़ो आंदोलन, नमक मार्च, असहयोग आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा बताओ भाई, सेकंड का ए है, सेकंड का बी है, सेकंड का सी है, सेकंड का डी है। जल्दी से नीचे कमेंट करो फटाफट। और आपको लास्ट में आज ये भी देखना कि आपके जो है मार्क्स कितने आए हैं, कितना आपको अपने हिस्ट्री के बारे में पता है, कितना आपका जो नेशनल मूवमेंट चला था जिसने हमें आज़ादी दिलाई थी उसके बारे में कितना पता है आप लोगों को। चलिए जी, तो सेकंड का आंसर होगा आपका सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। जो चित्तरंजन दास थे उनका जन्म 5 नवंबर 1870 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो शहीद जो हुए थे वो 16 जून 1925 को हुए थे। वो इंडिया के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं और साथ में लॉयर भी थे, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक बड़ा योगदान किया था। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, जो ये असहयोग आंदोलन जब चला था तो बंगाल में जो लीड किया था असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, वो चित्तरंजन दास ने ही किया था। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगारों वॉज, खुदाई खिदमतगारों के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, बादशाह खान या नन ऑफ द अबव? ठीक है, तो यही बताना है फिर से। थर्ड का ए है, थर्ड का बी है, थर्ड का सी है या थर्ड का डी है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्योंकि देखो भाई इनका क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ते हो वैसे ही आंसर आ जाना चाहिए, इसमें होना ही नहीं चाहिए कुछ और। तो भैया मैं बता दूं, इसका आंसर है सी, बादशाह खान। और मैं आपको बता दूं, जो ये बादशाह खान है इनको अब्दुल गफ्फार खान, अगर आपने नाम सुना हो तो उनको बादशाह खान भी कहा जाता था। तो अब्दुल गफ्फार खान अगर आएगा तो वो भी इसका आंसर होगा, और अगर बादशाह खान आता है तो वो भी इसका आंसर है। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, पश्तून मुद्दों पर और जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हुए अब्दुल गफ्फार खान यानी कि आपके बादशाह खान ने मई 1928 में पत्रिका पख्तून की स्थापना की थी। तो अगर मैं आपसे बात करूं, इनसे क्वेश्चन ये बन जाए कि इन्होंने और क्या लिखा था, तो इन्होंने पख्तून, ये इस तरीके से, ठीक है ना, पख्तून की स्थापना की थी, एक पत्रिका थी 1928 में। ठीक है जी। और उसके बाद अंत में मार्च 1930 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, किसकी एक पूर्व संध्या पर किसकी स्थापना की थी? खुदाई खिदमतगार का गठन किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। खुदाई खिदमतगार कब किया था? 1930 में। और एक पत्रिका इन्होंने पख्तून पत्रिका कब लिखी थी? वो 1928 में लिखी। तो ये सारी चीजें अपने नोट्स में ऐड करते रहना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हु एस्टैब्लिश्ड नटल कांग्रेस, नटल कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन शायद ही काफी कम बच्चों ने सुना होगा कि इससे पहले जो है नटल कांग्रेस भी था। तो नटल कांग्रेस की स्थापना किसने की है? 4 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी फटाफट बताओ कि जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? जल्दी से बताएंगे भाई 4 का आंसर क्या है। देखो ये क्वेश्चन जीके की तरह होने चाहिए, आपको एकदम पता होना चाहिए कि आंसर क्या है। और मैं बता दूं, इसका आंसर है आपका महात्मा गांधी। नटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894, सन जरूर ध्यान रखना है जब आप नोट्स बनाएंगे। 1894 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। 22 अगस्त 1894 को एक संविधान लागू किया गया था। गांधी मादन सचिव थे उसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जो गांधी जी थे वो आपके सेक्रेटरी थे। और उसके बाद अब्दुल्ला हाजी अदाम जावी, जिसको दादा अब्दुल्ला भी बोला जाता था, वो प्रेसिडेंट चुने गए थे। किसके? नटल कांग्रेस के। मैं नाम फिर से पढ़ देता हूं इनका, अब्दुल्ला हाजी अडम जावरी, याद रखना है। वो इसके क्या थे? वो इसके प्रेसिडेंट थे। और आपके सेक्रेटरी जो है वो महात्मा गांधी को चुना गया था, और महात्मा गांधी ने ही इसकी स्थापना की थी, नटल कांग्रेस की। ठीक है जी। चलिए 1984 में क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। वेरी कॉमन क्वेश्चन, हर बच्चे को आंसर पता होना चाहिए इसका। बंगाल वॉज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इन विच ईयर? बंगाल किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा विभाजित किया गया था? ठीक है ना, बंगाल किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा, या किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा विभाजित किया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी बता दो। 5 का ए है, बी है, सी है, डी है। 1900, 1910, 1905 या 1920? अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना किसी भी एग्जाम की, तो इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है सी, 1905। 16 अक्टूबर, अगर प्रॉपर डेट की बात करें, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है। भारत के तत्कालीन वायसराय
लॉर्ड कर्जन ने इस क्षेत्र को इस तरीके से विभाजित करने का निर्णय लिया था कि पश्चिम में तो हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र रह जाए और आपके दूसरे पूरब में मुस्लिम बहुमत, ठीक है। तो हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र उन्होंने सोचा था कि इधर कर देंगे पश्चिम में, और मुस्लिम बहुमत क्षेत्र जो है पूरब में कर देंगे। इस तरीके से उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। किसने? इस तरीके से ये भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से लॉर्ड थे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन, बहुत सारे लॉर्ड थे। तो उनमें से याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन किया था। और आपको एक और चीज ऐड कर दूं इसमें मैं कि 1911 में, सन 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था और 1911 में ही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली भी शिफ्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया 1905 में विभाजन किया था, 1911 में उसको रद्द कर दिया था और उसके बाद कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली जो है राजधानी बना दी गई थी। तो देखो एक ही चीज में कितने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, है ना। और ये चीज थोड़ी बहुत नॉलेज मेरी है कि मुझे पता थी, तो साथ साथ में मैंने दे दी कि भाई 1905 में इसका विभाजन हुआ था और 1911 में ये विभाजन जो है वो रद्द कर दिया गया था और उसी टाइम पर 1911 में कलकत्ता से दिल्ली आपकी राजधानी बना दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज रिलेटेड विद द नेशनलिस्ट। अगर आपने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम नहीं सुना ना, तो मैं यही कहूँगा कि भैया आपको कुछ नहीं पता है फिर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, कुछ नहीं पता है फिर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किस राष्ट्रवादी से संबंधित था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ 6 का आंसर क्या है, फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एसोसिएशन बनी थी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एसोसिएशन थी और इसके जो संस्थापक थे वो बता देता हूं आपको। इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था और उसमें इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे। अगर मैं आपको बताऊं एक चीज कि जेपी सैंडर्स थे, उनको गोली मारी गई थी, वो इसी एसोसिएशन ने मारी थी। आपको पता है ना जेपी सैंडर्स को किसने गोली मारी थी? अगर आपने भगत सिंह मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि वो साइकिल ठीक करते हुए जो गोली मारते हैं ना, वो किसको मारते हैं? जेपी सैंडर्स को मारते हैं। और कौन मारता है? हमारे चंद्रशेखर आजाद मारते हैं। तो इसी एसोसिएशन का हिस्सा थे। तो इनमें से क्या होगा उसका आंसर? सिंपल सा है भाई, भगत सिंह आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और आपको अगर पता हो काकोरी रेल कांड हुआ था एक, वो भी इसी एसोसिएशन ने किया था, काकोरी रेल कांड, जिसमें आपकी रेल लूट ली थी, अंग्रेजों की रेल जो है लूट ली गई थी। उसमें भी ये भगत सिंह वगैरह सभी इन्वॉल्व थे। और अगर आपने भगत सिंह बॉलीवुड वाली मूवी देखी है ना, तो भी आपको ये सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो वो पार्टी कौन थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर उसके कुछ मेंबर्स के बारे में बात करूं मैं, तो मेन बताऊं, राम प्रसाद बिस्मिल इसी के मेंबर थे। अगर बात करूं मैं, असुल्ला खान इसी के मेंबर थे, भगत सिंह जो है वो इसी के मेंबर थे, है ना। ये सारे बड़े बड़े नाम जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के ही मेंबर रहे थे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, द वाइनकुलर प्रेस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। वाइनकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? बताओ भाई, 7th का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? और इसमें था क्या? वाइनकुलर प्रेस एक्ट में था क्या, पहले तो ये बताओ। नहीं पता है तो मेरी बात सुन लो। इसमें जो है ना, जो भारतीय भाषा थी, हमारी हिंदी भाषा थी, तो जो उसकी प्रेस थी ना हिंदी भाषा की, उसकी स्वतंत्रता पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। 1878 के कानून बनाया गया था ऐसा। ये जो एक्ट बनाया गया था ना, 1878 में बनाया गया था। किस चीज के लिए? कि जो हमारी हिंदी प्रेस थी, वाइनकुलर प्रेस एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो हमारी हिंदी भाषा की प्रेस थी, यानी कि गैर इंग्लिश प्रेस जो थी, उस पर दबाव डालने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए आपका एक ये वाइनकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया था 1878 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सिंपल सा, मैंने आंसर ही बता दिया था बीच में, इतना पता भी नहीं चला, मतलब मैं बात करता हुआ आपको आंसर ही बता गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। इबर्ट बिल, इसमें डबल आई कर लो। इबर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। इबर्ट बिल किस वर्ष में पेश किया गया था? 1860 में, 1878 में, 1878, 1883 या 1890? कई बार ना बोले नहीं जाते 68 वगैरह, ठीक है जी। तो बताओ इसका आंसर क्या है। इबर्ट बिल भी बहुत ज़्यादा वन ऑफ, मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि इसका आंसर जो है
वो क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये किस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मैं आपको बता दूं ये 1883 में इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ये जितने भी मैं लॉर्ड वगैरह लिखूंगा ना, ये भी अपने नोट्स में अच्छे से लिखते रहना। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 में ये जो है लॉन्च की मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, वो ये था कि जो इंडियन जजेस वगैरह हैं, मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, उनको ब्रिटिश जो आपकी अदालतें हैं या ब्रिटिश जो ऑफेंडर्स थे उनको सजा दिलाने में इंडियन जजेस और मजिस्ट्रेट्स का यूज किया जाए। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जो आपकी इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट थी उसमें। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए जी, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन 9th, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज एंडेड इन, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? अब मैंने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है, लेकिन देखो आप देखेंगे कि मैंने इसको वर्ल्ड से जोड़ दिया है, विश्व से जोड़ दिया है। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट तो आपका इंडिया का होना चाहिए, तो ये मैंने वर्ल्ड से क्यों जोड़ दिया है? तो इसका मैं आपको आंसर रीज़न दे देता हूँ एक, कि इंडिया भी इसका पार्ट था। इंडिया ने उस टाइम ब्रिटेन की तरफ से, ठीक है ना, ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट का ये भी एक हिस्सा बन जाता है अपने आप में। तो बताओ भाई, जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1910, 1920, 1945 या 1947 में? तो मैं आपको बता दूं कि जो ये स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? ये 1 सितंबर 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था मतलब। और ये स्टार्ट हुआ था, हिटलर ने पश्चिम से पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी थी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो 1 सितंबर 1939 या 1 सितंबर 1939 को ये जो है आपका विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और ये खत्म हुआ था आपका 2 सितंबर 1945। तो उसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और ये खत्म हुआ था जापान में, उन्होंने हथियार डाल दिए थे जापान ने, ठीक है ना। और जर्मनी जो है वो ये विश्व युद्ध हार गया था। और अमेरिका, मतलब अगर 2 बड़े उसकी बात करूँ तो वो जर्मनी और अमेरिका आमने सामने थे, तो अमेरिका जीत गया था। और जो जर्मनी की जितनी भी एसोसिएशंस थे, उनके साथी देश थे, वो जापान ने जब लास्ट में हथियार डाल दिए थे, तो वहाँ पे 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मेरा सिर्फ इंटरेस्ट है। ये जितनी बातें मैं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने इंटरेस्ट से कर रहा हूँ। मुझे पता है कुछ 1-2 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, 1-2 क्वेश्चंस की। अदरवाइज ये जितनी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरा सिर्फ इंटरेस्ट है और मुझे इनका आंसर पता है। मतलब आंसर क्या है? जो एक्स्ट्रा चीज़ पता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपना इंटरेस्ट इस तरीके से डेवलप करो कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ, शीत विश्व युद्ध कब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, क्यों हुआ, रीज़न क्या थे उसके पीछे, हिटलर की क्या मंशा थी, हिटलर ने 1945 में जब वो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सुसाइड क्यों कर लिया था। मतलब सब वो गैस चैम्बर वाली चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ में किया करो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10th। द फाइट फॉर पूर्ण स्वराज वॉज फॉट अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। पूर्ण स्वराज की लड़ाई किसकी अध्यक्षता में लड़ी गई थी? ठीक है, तो मैं अगर इस पे बात करूं तो मैं सबसे पहले बता दूं एक चीज आपको कि पूर्ण स्वराज के लिए सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही सबसे पहले जो है आवाज उठाई थी। और 1921 में अगर आपको पता हो, कांग्रेस के बहुत ही प्रसिद्ध नेता और प्रसिद्ध कवि थे हजरत मोहानी, ठीक है ना। उन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज के लिए अंग्रेजों से मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता थे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सिंपल सी अगर अध्यक्षता की बात आएगी, प्रेसिडेंटशिप की बात आएगी, तो वो आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस ही थी उस टाइम पे पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आपको पता होगी उन्हीं की उसमें पूर्ण स्वराज की मांग जो है सबसे पहले रखी गई थी। और 1921 में सबसे पहले आवाज उठाने वाले हजरत मोहानी थे, जो कांग्रेस के नेता थे और प्रसिद्ध कवि रहे थे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। Who was the first Indian Governor General of Free India? स्टार क्वेश्चन है, कई जगह पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी बताओ भाई इसका आंसर क्या है? कॉमन आंसर है, बहुत पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो बुरा लगेगा मेरे को, क्योंकि बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा। अगर आपने तैयारी की है पहले कभी, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो 11th का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। और इसका सिंपल सा आंसर है सी, राजगोपालाचार्य। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अगर लास्ट, मतलब भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन लास्ट ब्रिटिश
गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखना, अपने नोट्स में लिख लेना कि लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश, स्वतंत्र हो गया था भारत का, लेकिन ब्रिटिश लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और पहले भारत के पहले फ्री इंडिया के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य, और सी फॉर चक्रवर्ती उनका था, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और वो लास्ट गवर्नर जनरल भी थे, पहले और आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य। तो उसके बाद ये जो चीज है खत्म हो गई थी। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Who was the following preside the historic Lahore session of 1992 in which demand of Purn Swaraj was raised on the bank of river Ravi? निम्नलिखित में से किसने 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें रावण नदी के तट पर, रवि नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या मदन मोहन वालिया ने? अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को हमने अभी जस्ट पहले किया है, तो जल्दी बता दो इसका आंसर क्या है। 12th का ए है, 12th का बी है, या 12th का सी है, या 12th का डी है? फास्ट आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या है जल्दी बताएंगे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इसको हम पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर सिंपल सा जवाहरलाल नेहरू है, अभी हमने जस्ट बात की थी, उनकी अध्यक्षता में ही हमने जो है पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। और जो आपका 1929 का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था वो भी इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया था? 13th का ए होगा बॉम्बे, बी होगा कलकत्ता, सी मद्रास, या डी लखनऊ? जल्दी बताओ। 13th का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो आपका प्रस्ताव था वो इनमें से किस शहर में पारित किया गया था? और मैं आपको बता दूं, डेट बता दूं आपको, 8 अगस्त 1942 को जो है ये पारित हुआ था। ठीक है, और ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने किया था, और ये किया था आपका बॉम्बे में। उस टाइम पे सारी चीजें कांग्रेस ही करती थी, अलग अलग कांग्रेस भी अलग अलग उसमें बटी हुई थी। ठीक है, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 1942 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था और उसको पारित किया था। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है, कहां पे किया गया था? बॉम्बे में। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन इंडियन स्टैट्यूटरी Commission to review the Government of India Act 1990. This commission is also known as ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए एक भारतीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग को कहा जाता है, और भी क्या कहा जाता है बताओ भाई? इसको साइमन कमीशन कहा जाता है, हंटर कमीशन, एल्बर्ट कमीशन, या क्रिप्स मिशन? 14th का ए होगा, बी होगा, या सी होगा? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसका आंसर है आपका साइमन कमीशन। ठीक है, उसको साइमन कमीशन भी कहा जाता है। और आपको पता हो 1928 में जो है साइमन कमीशन इंडिया आए थे, और लाला लाजपत राय के जो है नेतृत्व में साइमन गो बैक के नारे लगे थे, अगर आपको याद हो। और वहीं पे पुलिस की लाठियों से जो है लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए थे 1928 में। ठीक है जी, अगर आपने मूवीज वगैरह देखी है तो उसमें ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15। Which of the following organization was not established by B.R. अम्बेडकर? B.R. अम्बेडकर जी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना नहीं की है? तो उसमें जीरो क्लब है, डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, समाज समता संघ है, और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है। तो बताओ इनमें से जो है B.R. अम्बेडकर जी ने कौन से संगठन की या कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना नहीं की है? 15th का ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट, अगर पता है आपको। ठीक है, इनमें से मतलब 3 की है उन्होंने, एक की नहीं की है, और जिसकी नहीं की है वो है आपका जीरो क्लब। जीरो क्लब की स्थापना B.R. अम्बेडकर जी ने नहीं की है, वो की थी प्रोफेसर डी थरोस्ट ने। ठीक है, जी थरोस्ट ने 1961 में। तो जीरो क्लब की स्थापना अम्बेडकर जी द्वारा नहीं की गई थी। उसमें डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना उन्होंने की थी, समाज समता संघ, उसकी स्थापना उन्होंने की थी, और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, उसकी स्थापना हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने की थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ पैरेलल गवर्नमेंट वाज नॉट फॉर्म्ड। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर सरकार नहीं बनी थी। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि 8 अगस्त 1942 को जो है बॉम्बे में पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद जगह जगह पर इसके लिए पैरेलल गवर्नमेंट्स बन रही थी कि हाँ उसका जो है साथ दे रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक तो जयपुर है, जयपुर ने जो है, जयपुर में पैरेलल गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी, तो उसका आंसर यहाँ पे जयपुर हो जाएगा। बाकी सतारा, बलिया और आपका तालचर यहाँ पे सब में बन रही थी। और अगर बात करें तो सोलापुर जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे भी नहीं हुई थी। तो सोलापुर याद रखना और जयपुर याद रखना, ठीक है। बाकी और भी हो सकते हैं लेकिन मेरे को ये दो ही पता है, सोलापुर और जयपुर में पैरेलल गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी। जयपुर इज इन राजस्थान एंड सोलापुर इज इन महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17 आज। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है। अब ये थोड़ा सा एक, अगर मैं कहूँ पहला क्वेश्चन ऐसा है जो, और ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत कम है, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा एप्लीकेशन भी है कि अगर आपके पास, आपको उनके एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन भी नहीं कहूँगा, है तो फैक्ट्स ही, बट स्टिल आपको पढ़ना होगा और आपको पता रहना चाहिए ज्योतिबा फुले के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ही यूज दलित वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 19th सेंचुरी। उन्होंने 19वीं शताब्दी में पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है, जी हाँ, वो आपके ज्योतिबा फुले ही थे, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें हम, ही इज नोन एज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी, सही, गुलामगिरी उन्होंने ही लिखी थी, उसके लेखक के रूप में उन्हें जाना जाता है। ही फॉर्म्ड सत्य शोधक समाज गठन इन 1873, बिल्कुल सही, ये भी उन्होंने किया था। लेकिन उन्होंने क्या काम नहीं किया था, ही वॉज द, क्या लिखा है, हरिजन, मतलब ये वे महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के कट्टर समर्थक थे, नहीं थे। तो ये नहीं है वो, ठीक है, ये कथन जो है ये सही नहीं है, कट्टर समर्थक नहीं थे वो, ठीक है, महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के। तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें क्योंकि नहीं पूछा था, कथन सही नहीं है, तो बी सही नहीं है। बाकी ए, सी और डी उनके बारे में सही है। तो लिख लेना ज्योतिबा फुले के बारे में क्या क्या है कि उन्होंने सबसे पहले दलित शब्द बोला था, गुलामगिरी के लेखक वो हैं, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज का गठन किया था, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, आज का 18th क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी वर्क ऑफ महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का साहित्यिक कार्य नहीं है। क्या उन्होंने हिंद समाज लिखी है, इंडियन ओपिनियन लिखी है, युगांतर लिखी है, यंग इंडिया, इनमें से उन्होंने क्या नहीं लिखा है। यहां पढ़ना है ना, नहीं लिखा है ना, नोट, तो कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ 18th का क्या आंसर है। अगर आपको पता है फटाफट फास्ट आंसर करेंगे इसका भी, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, इसका भी जल्दी से आंसर करेंगे। और मैं बता दूं आपका 18th का जो आंसर है, क्यों इतनी जल्दी बता रहा हूँ, क्यों या तो आपको पता है या नहीं पता है। और 18th का आंसर है सी, युगांतर इसका आंसर है। युगांतर नहीं लिखे, हिंद स्वराज, भारतीय जनमत, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन जो है, ये सारी जो है आपकी साहित्य हैं महात्मा गांधी के। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19th। साइमन कमीशन फिर से आ गए हैं, जैसे मैंने बताया था 1982 में आए थे। साइमन कमीशन वॉज सेंट टू इंडिया इन 1982। एट दैट टाइम हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। जब साइमन कमीशन के तहत इंडिया भेजा गया था, तो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी बताओ, वरना मैं बताऊंगा। 19th का ए है, बी है, सी है, डी है। जल्दी से आंसर करेंगे इसका 19th का ए, बी, सी लिख के। और ये भी देखते रहना कि 20 में से नंबर बने कितने हैं। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आपको अपने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के बारे में कितना पता है। जिन लोगों ने आपको आज़ादी दिलाई है, जितने मजे से आज जी रहे हो, अगर उनके बारे में नहीं पता है तो गलत बात है भाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर है आपका ए, स्टैनली बोल्डविन। तो स्टैनली बोल्डविन जो है उस टाइम के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के 1928 के, जब साइमन को इंडिया भेजा गया था। तो ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। भगत सिंह एंड बी के दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929 एज अ प्रोटेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो एक्ट। भगत सिंह और बी के दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को निम्न विधान अधिनियम के विरुद्ध के रूप में केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका था। आपको याद हो, अगर आपने मूवी देखी है भगत सिंह में, फिर से भगत सिंह पे जा रहा हूँ, तो आपको याद होगा भगत सिंह ने और उनके साथ में एक और थे, उनका नाम था बी के दत्त। उन्होंने खाली जगह पर
जो वहाँ पे खाली जगह थी वहाँ पे असेंबली में, वहाँ पे बम फेंका था और उसके बाद पर्चे फेंके थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे, अगर आपको याद हो। नहीं याद है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। तो ये चीज़ें पता रहनी चाहिए, इनमें इंटरेस्ट होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना, अच्छा लगता है ऐसा इंटरेस्ट होने में। तो भैया ये काम हुआ था आपका 8 अप्रैल 1929 में, और जो बिल इन्होंने मतलब जिस बिल के अगेंस्ट ये कर रहे थे वो था पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में इन्होंने 8 अप्रैल 1929 में जो है बम फेंका था और वहां पे अपनी गिरफ्तारी दी थी। और उसी के बाद अगर आपने मूवी देखी, क्योंकि मेरे को तो मूवी का ही ज़्यादा ध्यान आता है, ये लोग सारे जेल में चले गए थे। उसके बाद जो है इन्होंने भूख हड़ताल की थी, क्योंकि इनको क्या अंग्रेजों जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने को नहीं मिल रहे थे जेल में एंड ऑल, और इनको खाना भी खराब मिलता था, इन्होंने भूख हड़ताल की थी, पानी तक नहीं पिया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और दत्त ने विजिटर की गैलरी में भागते हुए विधानसभा के अंदर 2 बम फेंके थे और बम के धुएं ने हॉल भर दिया था और उन्होंने नारे लगाए थे जोर जोर से, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो भैया ये जो है आपको याद रखना है कि ये भी पूछा जा सकता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले कहाँ पे दिया गया था, भगत सिंह और बीके दत्त के द्वारा। तो वो आपका आ जाएगा कि कहाँ पे, केंद्रीय विधानसभा में, जब उन्होंने बम फेंके थे, किसके अगेंस्ट में, पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट में, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज आपके 20 क्वेश्चन है भाई, फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ 20 में से कितने नंबर आए हैं आपके, कितने हैं 20 में से, कितना पता है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, भाई बताइए जरा। लंबी होगी वीडियो थोड़ी, लेकिन बहुत सारा कंटेंट था इस वीडियो में, और जब भी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट का सेकंड पार्ट आएगा उसमें भी काफ़ी सारा कंटेंट होगा और काफ़ी सारी उसमें भी हम बातें करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर नौकरी लेनी है, चैन की ज़िंदगी जीनी है, तो सबसे ज़रूरी काम है नोट्स। अगर नोट्स नहीं बनाओगे, बेड पे पड़े रहोगे, लेट के वीडियो देखते रहोगे और आंसर देते रहोगे, कुछ नहीं होना। पेपर में आएंगी चीज़ें भूल जाओगे, यार बताया तो था सर ने, क्या था पता नहीं है। तो ये नोट्स बहुत ज़रूरी है, और नोट्स बनाने के बाद एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है रिवीजन। अगर ये दोनों चीज़ नहीं करोगे तो नोट्स बनाने का भी फ़ायदा नहीं है अगर रिवीजन नहीं करोगे। नोट्स तो बना लिया आज, लेकिन 10 दिन बाद भूल गए नोट्स में लिखा क्या था, वो तब याद रहेगा जब आप पढ़ोगे। और भैया मैं तो सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करो 6 घंटे की, सैटरडे संडे बिल्कुल मस्ती करो, मौज करो, घूमने फिरने जाओ, पिक्चर देखो, सब कुछ। 2 दिन छोड़ दो। ये 2 दिन हमें कब कवर करने हैं, 2 दिन कब लेने हैं हमें, और ये 2 दिन हमें लेने हैं जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। 3 महीने का जब हमारे पास टाइम बचेगा, उस टाइम पे हम बूम बाम कर देंगे, 10-10 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे अपनी, और ये 7 दिन रहेगी आपकी। लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं है, एग्जाम नहीं पता कब होना है, तो भैया 6 घंटे पढ़ो मंडे टू फ्राइडे। 3 घंटे की, 2.5-3 घंटे की हमारी वीडियोस हो जाती है, 2.5 घंटे 2 घंटे अगर सारी मानी जाए, 2-2.5 घंटे की होती है। कोई वीडियो 15 मिनट की, जीके की वीडियो तो हमारी करंट अफेयर्स की 13-14 मिनट की होती है, 12 मिनट की। तो सारा मिला के वही 2-2.5 घंटे का मैक्सिमम बनता है। उसके बाद 3 घंटे खुद पढ़ाई कर लो यार, 5.5-6 घंटे पढ़ना है आपको सारा मिला के। मज़ा आ जाएगा, जीवन का सुख आ जाएगा, है ना, आनंद, परम आनंद हो जाएगा। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अपन लोग कब मिलेंगे, आज हो गया अपना वो थर्सडे, अब आते हैं हम कल 9 बजे, और कल आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी जो कि एक मोटिवेशनल वीडियो होगी। मोटिवेशनल का मतलब है आपको उसको देख के अच्छा लगेगा और आपको मेहनत करने का ज़्यादा मन करेगा। वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो रात को 9 बजे की जो वीडियो रहेगी आपकी, वेट करना, उसे मैं ही लेके आऊँगा और बड़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है। मज़ा आएगा आप लोगों को, आप लोगों से ही रिलेटेड है वो, और आप लोगों को पता रहना चाहिए, और जब देखोगे उसको तो एंजॉय करोगे उस चीज़ को, ठीक है जी। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन, टेक केयर।